हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। मैं चेतन गोयल, आप सबका हिस्ट्री टीचर, आप सबको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। हमने कई सारे वीडियो लेक्चर्स को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। हमने दिल्ली सल्तनत की एक पूरी सीरीज शुरू करी थी, जिसमें हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और कई सारे और भी जो सुल्तान आए थे उन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात करा है, वो भी ग्रेट डिटेल में। तो अगर आपको उनके बारे में और डिटेल में जानना है इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, या फिर आप हमारे ऊपर आई बटन पे प्रेस करके उन सारे वीडियो लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक जो एक कज़न था मोहम्मद बिन तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी, जस्ट लाइक मोहम्मद बिन तुगलक को हमने यूनिक पर्सनालिटी बताया था, फिरोज शाह तुगलक भी अपने आप में एक बहुत यूनिक पर्सनालिटी था। पर क्यों, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो लेक्चर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो लेक्चर आए सबसे पहले आपको पता चले। तो जैसा हमने बताया, जैसा मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो राजा बना मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने, सबसे पहला सवाल है, फिरोज शाह तुगलक को राजा अपॉइंट करा था, सुल्तान अपॉइंट करा था? आंसर इज नो। एक्चुअली सीन क्या था, आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। पॉलिटिकल वैक्यूम, इसका मतलब नेक्स्ट सुल्तान कौन बनेगा किसी को नहीं पता। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो पूरी एक थियोलॉजियन क्लास थी, दे वांटेड अ काइंड ऑफ रूलर जो चीज़ों को स्टेबल कर सके। क्यों? बिकॉज मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई थी, बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स ऐसे आए जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ रखी थी, लोग खुश नहीं थे, सिविल अनरेस्ट हो रखा था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नेसेसिटी बन चुकी थी कि उन्हें एक ऐसा सुल्तान चाहिए था जो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ला सके। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दूर में खड़ा था एक छोटा सा कज़न, एक क्या प्यारा सा कज़न मोहम्मद तुगलक का, वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को बुलाया गया और उसे बनाया गया राजा। फिरोज शाह तुगलक का जो पूरा रेन है उसे हम दो पार्ट में देखते हैं। पहला पार्ट जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बेनिवोलेंट, बहुत ज़्यादा दयालु, लोगों के लिए काम करना, सबको सब कुछ अच्छा कर दूंगा, ऐसा एटीट्यूड रखने वाला, या ऐसा एक रूल करने वाला। सेकेंड फेज जो उसका एंड फेज था या लास्ट फेज था, उसमें वो कट्टर बनना शुरू हो गया, धार्मिक बातों को ज़्यादा उसे महत्व देने की शुरुआत करी, एंड जो एक बेनिवोलेंट कैरेक्टर था वो शैटर हो गया और कहीं ना कहीं बैकआउट बन के वो रह गया। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हिस्ट्री में जब उसे हम देखते हैं तो उसे एक ब्लैक साइड या फिर नेगेटिव साइड में भी हम देखा जाता है उसे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ये देखा कि हमें अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमी को इम्प्रूव करेंगे तब जाके एक पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, लोग अपनी नेसेसिटीज़ को मीट कर पाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट पीस मेंटेन हो पाएगा। अब हमें ये बात बिल्कुल पता है, जो मैंने पहले बताया, और एक जनरल सी बात है कि किसी भी इकोनॉमी का एक बेस जो होता है वो होता है एग्रीकल्चर। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी फोकस करा, अलाउद्दीन खिलजी ने फोकस करा, या फिरोज शाह तुगलक ने फोकस करा। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, फिरोज शाह तुगलक ने 2 करोड़ टंकास जो थे उनको निकाला अपने शाही कोष से, शाही ट्रेजरी से, और जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से कई सारे ऑफिसर्स से उनमें बांटना शुरू किया कि एक्चुअल क्या होगा। एक्चुअली ही वांटेड कि एग्रीकल्चर को, कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया जा सके। इसके साथ साथ क्या हुआ, इसके साथ साथ उसने ये भी फोकस करा कि कहीं ना कहीं मैं इरिगेशन को इम्प्रूव करूँगा, इरिगेशन कैनाल्स को, चैनल्स को इसने बहुत हद तक मोटिवेट भी करा कि कंस्ट्रक्शन हम कर सकें। डैम से कंस्ट्रक्शंस को हमने देखा। इसके साथ साथ हमें और भी कई सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन देखने मिलते हैं जिसके थ्रू उसने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करी। एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर,
सेकंड क्या हुआ, सेकंड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि उसने कई सारे ऐसे लोग, तो फॉर एग्जांपल हमने एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर हो गया। सेकंड बेनिवोलेंट एस्पेक्ट जो स्कॉलर्स बताने की कोशिश करते हैं वो ये था कि उसने ये देखा कि जो एग्रीकल्चर का एरिया है वहाँ पे किसान है। अब जो किसान है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि वो अगर 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये में से 60, 70, 80 रुपये तक तो स्टेट लेकर चला जा रहा है। क्यों? बिकॉज कोई मेजर नहीं है काउंट करने का कि कितना स्टेट ले सकता है। तो स्टेट के जो ऑफिशियल्स आ रहे हैं वो अपने अंदाजे से लेकर चले जा रहे हैं कि इतना। टू एन एक्सटेंट हमें देखने को ये मिला कि अगर उनके पास बहुत सारे सोर्स भी है, फॉर एग्जाम्पल उनके पास एक गाय, 2-3 गाय, कुछ बोरिया गेहूँ हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी कुछ 2-3 चीज़ें हैं, एक गाय छोड़कर बाकी सारी चीज़ें स्टेट लेके चला गया। उस केस में क्या हो रहा है, जो पीजेंट है, जो किसान है, उसके पास कुछ बच नहीं रहा है, एंड एज अ रिजल्ट वो स्टेट से गुस्सा रहेगा। वो हमेशा ये फील करेगा कि स्टेट मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये चीज़ फिरोज शाह तुगलक को समझ में आया, एंड उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं जो पूरा मेथडोलॉजी है उसे मैं चेंज करता हूँ। जो एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, जो आपका खेती हो रहा है, उसके बेसिस पे हम चार्ज करें। एंड एज अ रिजल्ट कहीं ना कहीं जो टैक्सेशन का बर्डन था वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम आना शुरू हुआ। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था फिरोज शाह तुगलक ने। एंड फिरोज शाह तुगलक के दौरान ये चीज़ भी हमें देखने मिलता है, शमशेर अफीफ जो थे वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट रिफॉर्म जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी हमें देखने को मिला। अलाउद्दीन खिलजी ने ऑल दो स्ट्रिक्ट मेजर्स करते हुए, उसने पॉलिसी मेजर्स को अपनाते हुए चीप कर रखा था पूरे प्राइसिंग सिस्टम को। बट फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, एंड तब भी चीज़ें सस्ती रही। क्वेश्चन इज़ क्यों, क्वेश्चन इज़ वाई। उसे कुछ बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है। पर सबसे बड़ी बात है कि ये सारे आइडियाज़ जो बेनिवोलेंस के हमें देखने को मिल रही, कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारे पास उस फिरोज शाह तुगलक के खुद की ऑटो बायोग्राफी से। अब वो ऑटो बायोग्राफी का नाम क्या है मैं आपको एंड में बताऊंगा। तब तक अब बिल्कुल सोच के रखें, और ये ध्यान रखें कि क्या आपने जो सोचा वो सही है या नहीं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अफीफ ये बताने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे ग्रोथ हो रहा है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्शन का ग्रोथ हो रहा है, पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ हो रहा है, एंड उस केस में प्राइसेस कम रहे। तो हुआ क्या, इकोनॉमी स्टेबल रही। तो ये एक चीज़ थी इकोनॉमी को लेके। अब थोड़े दूसरे एस्पेक्ट पे जाते हैं जहाँ पे हमें और बेनिवोलेंट एस्पेक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद क्या देखने मिला, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कई सारे ऐसे लोग थे जिन्हें बॉडी म्यूटिलेशन की पनिशमेंट मिली थी, मतलब बॉडीज़ को म्यूटिलेट कर देगा। फिरोज शाह तुगलक का मानना ये था कि पनिशमेंट देना इज समथिंग ठीक है, मैं शरिया के एस्पेक्ट को फॉलो करूँगा, पर क्या ज़रूरी है हमें किसी इंसान के आँखों को फोड़ देना, उसके बाल को एग्जाम्पल प्लक आउट कर देना, उसके हाथ को म्यूटिलेट कर देना, पैर को म्यूटिलेट कर देना, एलिफेंट स्टैम्पीड करवा देना, क्या ये चीज़ें ज़रूरी है? बलबन ने करा था, बाकी कई से राजाओं ने करा, मेरे प्रेडिसेसर्स ने भी करा, पर क्या मैं करूँगा? क्यों, ये ज़रूरी है क्या? बात यहाँ पे आई, फिरोज शाह तुगलक से जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है ऐसा क्यों करते थे पहले के राजा, तो फिरोज शाह तुगलक ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है, यह बात बहुत ऐसे सच भी है, कि वो एक डर का माहौल बनाना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई लोग आए और मुझसे क्वेश्चन कर दे। लोग हमेशा मुझसे डरे कि मुझसे कुछ ना सवाल करे, ना मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे, रिवोल्ट करे। उनके अंदर मुझे डर रहे कि मैं अगर चाहूँगा तो आपकी मैं ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगा, आपको मैं अपाहिज बना दूँगा। पर ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। मैं बेनिवोलेंट बनना चाहता हूँ, जो जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू करा था एक आइडिया, मैं उसे बढ़ाना चाहता हूँ। एंड आज से मैं पनिशमेंट दूंगा, मैं पनिशमेंट के बारे में नहीं बोल रहा कि मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा, पर मैं बॉडी को म्यूटिलेट नहीं करवाऊंगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। फिर यहाँ पे एक बात आई
कि एक स्कॉलर ने ये बोला, एक बंदे ने ये बोला फिरोज शाह तुगलक को कि भाई आप ये बोरे म्यूटिलेट नहीं करोगे, उनको अपाहिज नहीं बनाओगे, बट आप एक पॉइंट पे ये भी बोल रहे हो कि शरिया को भी मैं फॉलो करूँगा, और शरिया में कई सारे ऐसे क्राइम्स है जिसके अगेंस्ट में बॉडी म्यूटिलेशन करना अलाउड है। यहाँ पे एक डिबेट आता है कि फिरोज शाह तुगलक शांत रहा, और कई सारे स्कॉलर्स भी हमें नहीं बता पाते कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या। इसका मतलब कि क्या उन एरियाज में भी फिरोज शाह तुगलक ने बॉडी म्यूटिलेशन, जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस होते हैं, पनिशमेंट्स होते हैं, क्या उनको रखा था या नहीं रखा। ये एक पॉइंट ऑफ डिबेट हमें आज भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फिरोज शाह तुगलक ने और भी कई सारे काम किए। फिरोज शाह तुगलक क्योंकि थोड़ा धार्मिक आदमी था, इनिशियली भी था, बाद में तो और बन गया, उसने ये भी कोशिश करी कि वो बहुत सारी ज़मीनें जो इनाम लैंड जो इनाम के तौर पे दे दिया जाता है, या इदरार लैंड जो दिया जाता था लोगों को, उससे बहुत सारे जो पुराने जो सुल्तान थे उन्होंने अपने खालिसा लैंड में कर लिया कि वहाँ से जो भी प्रोडक्शन आएगा, जो भी रिसोर्स आएगा, वो ट्रेजरी में जाएगा। इसने बोला मैं वो सारी चीज़ें वापस करूँगा। अब क्वेश्चन आता है क्यों। सोचने वाली बात है कि अगर खालिसा में वो ज़मीन रहेगी तो वो स्टेट को बेनिफिट करेगी, पर यहाँ पे इनाम लैंड और इदरार लैंड जो था उसको वो वापस दे रहा था। उसका सिंपल सा कारण ये था कि वो अपने पोजीशन को और मजबूत करना चाह रहा था, खासकर विद द सपोर्ट फ्रॉम द थियोलॉजियन क्लास। स्टेट में ज़्यादातर हमेशा देखने मिला है कि एक नेक्सस हमेशा से बना है एक पॉलिटिकल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बीच में। यही चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बर्नी ये भी कहता है कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो एक ऐसा राजा बनकर उभरा जो हर जगह पीस को ढूंढ रहा था, इफ़ नॉट लेटर पीरियड में, एटलीस्ट इनिशियल फेज पे तो हमें देखने को ज़रूर मिला है। इसके पीस के एस्पेक्ट को लेके हमें एक एग्जांपल देखने मिलता है अहमद अयाज के केस में। अहमद अयाज बेसिकली जब फिरोज शाह तुगलक थट्टा में होता है और वो लोअर सिंध का पार्ट है पाकिस्तान में, तो वहाँ पे जब वो होता है और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो अहमद अयाज जो कि क्लोज एसोसिएट है मोहम्मद बिन तुगलक का, वो एक प्रिंस को बैठा देता है क्राउन पे। फिरोज शाह तुगलक आता है, उसको हटाता है, खुद राजा बन जाता है, खुद सुल्तान बन जाता है। अहमद अयाज को इफ़ इन रियल सेंस देखोगे तो आपको भी ये लग रहा होगा कि उसने बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी होगी, बॉडी म्यूटिलेट करवा दिया होगा कि आप कैसे किसी और को राजा बना सकते हो व्हेन आई एम द लाइक राइटफुल ओनर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अहमद अयाज को ना उसने मारा, ना पीटा, ना कुछ गलत किया, उसको ऑनर के साथ रखा। साथ से हमें ये भी देखने को मिलता है, इवन जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं, इवन ही वाज बेनिवोलेंट, बट जब खुसरो मलिक को हटा के जलालुद्दीन खिलजी बना राजा, तो उसने जितने भी चीज़ें, जेवरात, पैसे वगैरह जितना भी खुसरो मलिक ने बांटा होता है, उन सबको वापस ले लिया था। बट व्हेन इट कम्स टू फिरोज शाह तुगलक, उसने अहमद अयाज के केस में ऐसा कुछ नहीं करा। अहमद अयाज ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिसोर्स लुटा दिया, बट फिरोज शाह तुगलक ने कुछ ऐसा काम नहीं करा जैसे फॉर एग्जाम्पल जाके उनसे बोला कि आप हमें पैसे वापस करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एंड दैट इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट। अब फिरोज शाह तुगलक के अनदर एस्पेक्ट को देखने की ज़रूरत है। हमने ये तो देख लिया कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो एक बेनिवोलेंट एस्पेक्ट को फोकस करें, बट पूरे समय के दौरान हमें एक चीज़ तो ये भी बिल्कुल देखने को मिलता है कि लड़ाइयाँ तो हुई होगी, एक्सपेंशन तो हुआ होगा। तो इन टर्म्स ऑफ इनिशियल फेज पे बेनिवोलेंस के एस्पेक्ट पे ही वॉज गुड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मेजर्स लाने की कोशिश की गई, ही वॉज गुड। दीवान बायुतात एंड दीवान खैरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्होंने करा क्या था, एक तो हॉस्पिटल सर्विसेज भी फ्री में दिए थे। इसने ये भी इंश्योर करा था कि जो ओल्ड एज है, हैंडीकैप है, वीमेन है, चिल्ड्रन है, उन सबको टैक्स रिलैक्सेशन मिले। इवन इसने दीवान खैरात में ये भी किया था कि जो डिस्टिट्यूट है, जो ओल्ड एज है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको रिसोर्सेज भी दे। साथ ही साथ इसने ये भी कोशिश करी थी कि जो टीचर्स है उनको भी कहीं ना कहीं ज़्यादा रिसोर्स मिले, उनको भी ज़्यादा पैसे मिले, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ज़्यादा स्टाइपेंड्स मिले। फिरोज शाह तुगलक ने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इनकी इस्टेब्लिशमेंट करी थी। एंड इनसे ये तो बिल्कुल समझ में आता है कि फिरोज शाह तुगलक वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो चीज़ों को एक ब्रॉडर वे में देखने की कोशिश कर रहा था। बट अब मिलिट्री एस्पेक्ट पे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एक एस्पेक्ट पे पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो एक एस्पेक्ट में उसके मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखने की भी ज़रूरत है। मिलिट्री में उसने कई सारे कैंपेन्स करने की कोशिश करी। इवेंचुअल आउटकम क्या है? इवेंचुअल आउटकम ये है
कि ना ही एम्पायर बढ़ा ना ही एम्पायर घटा, जितना एम्पायर था एज इट इज़ उतना रहा। एंड एट द एंड जितना अलाउद्दीन खिलजी जब उसके डेथ बेड में था एंड वाज टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ, उस समय जो एक्सटेंट था एम्पायर का वो सिमिलर माना जाता है बाय मॉडर्न स्कॉलर्स जब फिरोज शाह तुगलक के एक्सटेंट की तरफ हम देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कई सारे कैंपेन्स हुए जिसमें हमें नागरकोट का कैंपेन देखने मिलता है, बंगाल का कैंपेन देखने मिलता है, उड़ीसा का कैंपेन हमें देखने को मिलता है, और हमें दौलताबाद का भी कैंपेन देखने को मिलता है, और इवन थाट का कैंपेन देखने मिलता है। सो वी हैव न्यूमरस कैंपेन्स जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जब हम बात कर रहे हैं आपके बंगाल कैंपेन में, तो बंगाल कैंपेन क्यों हुआ? बंगाल कैंपेन बेसिकली दो बार हुआ था, एक 1353 से 54 और एक 1359 से 60। यहाँ पे इसलिए हुआ था बिकॉज ये जो दोनों कैंपेन थी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था राजा, वो राजा का नाम था हाजी इलियास एंड सिकंदर। हाजी इलियास एंड देन उसके बाद सिकंदर आते। अब ये जो दो थे वो कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं अपोजिशन रेस कर रहे थे दिल्ली सुल्तान के अगेंस्ट में, तो उनके दोनों के अगेंस्ट में सुल्तान पहुंचते। अब यहाँ भी पॉइंट क्या था, सुल्तान को सपोर्ट मिला था फ्रॉम द लोकल राइज। राइज बेसिकली वो होते थे जो लोकल लैंडलॉर्ड्स होते थे, जिनके पास पैसे बहुत होते, खुद की मिलिट्री हुआ करती थी। तो गोरखपुर और चंपारण के जो थे उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला एंड मिलिट्री इसके ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई। वो पहुँचते हैं इलियास के अगेंस्ट एंड सिकंदर के अगेंस्ट। दोनों केस में इकदला फोर्ट बहुत ही पॉपुलर फोर्ट है, उसके अगेंस्ट अंदर जाके वो छुप जाते थे। इकदला फोर्ट क्योंकि मजबूत था, उसको भेदना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल था। ये बात फिरोज तुगलक भी जानता था, जब कितनी बड़ी आर्मी हो बहुत मुश्किल है। तो उसने ये चीज़ को देखा कि फोर्ट तोड़ना मुश्किल है, साथ साथ उसने ये भी देखा कि जब वो कैंपेन करने जा रहा है तो उस टाइम पे मानसून का सीज़न आ रहा था, बिकॉज बंगाल का सीज़न हमको पता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेडन है, एंड बिकॉज बगल में आपका समुंदर है, बारिश आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बारिश आती है तो आपको ये समझ इमेजिन आप कर सकते हो बंगाल में कंडीशन क्या होती है। शी वॉज वेल अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड सो ही डिसाइड कि नेगोशिएशन हम कर लें। नेगोशिएशन होता भी है एंड दोनों बीच में पीस मेंटेन होता है, स्टेटस को मेंटेन होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन होती है। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि दोनों का सिचुएशन बैलेंस आउट हो जाता है। जो सेकेंड कैंपेन कर रहा होता है फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद वो बेसिकली जा रहा होता है जाजनगर। अब जाजनगर जो है वो है उड़ीसा में, तो वहाँ क्या करने जाता है, वो वहाँ पे करना आता है बिकॉज जो उड़ीसा का रूलर है वो पहला तो बंगाल को मदद कर रहा होता है दिल्ली के अगेंस्ट में, तो एक उससे फिरोज शाह तुगलक नाराज़ होता है। दूसरा गयासुद्दीन तुगलक के बाद से और मोहम्मद तुगलक के बाद ये भी ज़रूरी था कि फिरोज शाह तुगलक भी अपना एक डोमिनेंस और हेजीमनी को यहाँ पे मेंटेन कर सके, सो कि वो कॉन्स्टेंटली मतलब कहीं ना कहीं वो जो एक लेजिटिमेसी है वो इंश्योर रह सके। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक कन्फ्रंटेशन होते हुए देखने मिलता है, बट हाँ उड़ीसा का जो रूलर था उसको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड इवेंचुअली वो सरेंडर कर देता है। एंड ये आता है कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रिब्यूट पे करूँगा, एंड ये जैसी बात आती है तो ही वॉज लाइक बोथ वर हैप्पी कि हाँ ठीक है सब कुछ बढ़िया, एंड फिरोज शाह तुगलक वहाँ से वापस चला जाता है। हमें अभी बताते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जब वापस जा तो रहा होता है बट वो 6 महीने के लिए यहाँ पे खो जाता है। एंड ये चीज़ हमें देखने को मिलता है कि ये थोड़ा सा मजाक वाली बात भी होती है कि वो जंगल में 6 महीने के लिए खो जाता है, एंड ये एक बार नहीं एक्चुअली दो बार इसके साथ हुआ होता है। 4 साल का समय बीत जाता है, ये ठीक है 6 महीना हो गया, उसको वापस दिल्ली पहुँच जाता है। फिर 4 साल का समय उसके बाद हमें देखने को मिलता है अंदर से इसको फिर से चुल मचती है कि नागरकोट चलते हैं। नागरकोट हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेरस लोकेशन, जहाँ पे उसने इन्वेट इसीलिए करा क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ का जो फोर्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उसको भेदा नहीं जा सकता। मैं जाके प्रूव करूँगा कि मैं दिल्ली सुल्तान उसको बहुत आसानी से हरा सकता है, और यही कारण था वो जाता है। अब अफ़ी बताते हैं कि वो ज्वालामुखी मंदिर तो गया था। अब यहाँ पे कई सारे जो ऐसे र्यूमर्स फैले कि उसने यहाँ पे पहले तो जो मंदिर है उसको डिस्ट्रॉय भी करा, एंड सेकेंडली यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं एक काउ को भी स्लॉटर करा था। तो कई सारी चीज़ें ऐसे हमें देखने को मिलती है जो अफीफ डिनाई करते हैं। टू एन एक्सटेंट कितना सच है वो अपने आप में हिस्ट्री में एक डिबेट का एक पार्ट बनता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फिरोज शाह का लास्ट कैंपेन जो होता है वो होता है थट्टा का कैंपेन, जो आपका होता है 1365-67 के बीच में। थर्ड जो है वो लोअर सिंध का पार्ट है, इंदस के पास का पार्ट है।
वेल मॉडर्न स्कॉलर्स मानते हैं कि जो ये थर्ड का कैंपेन था वो एक बहुत बड़ा फेलियर था। फेलियर नहीं भी कहे तो मिसमैनेज था। अब यहाँ पे करने की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि बंगाल में जो हार्डली सक्सेसफुल हम कह सकते हैं कैंपेन था उसको कंपनसेट करना था। इसलिए बहुत सारा रिसोर्स वो लेकर जाता है, बहुत सारे बोट्स को लेकर जाता है, बहुत बड़ी आर्मी, घोड़े, सबको लेकर जाता है। बट वो वहाँ जब पहुँचता है तो उसको पहले तो प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। सेकेंडली एपिडेमिक्स की वजह से 3/4 ऑफ हिज हॉर्सेस डाइड। कहीं ना कहीं रिसोर्सेज ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं। एंड हमें ये भी देखने मिलता है कि सोल्जर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली वापस जाने की शुरुआत कर देते हैं। एंड फिरोज शाह दुर्रानी न्यू कि मैं कितना ही उनको रोकूं, इफ दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस बैटल, वो नहीं करेंगे। धीरे धीरे हमें देखने मिलता है कि उसके रिसोर्सेज कम हो रहे थे, मैन पावर कम हो चुका था, लोग ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। एंड ही गॉट स्टक इनटू अ सिचुएशन जहाँ से उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका जो वज़ीर होता है वही इसको बचाता है। एंड हमें देखने को मिलता है, हाँ यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या थी कि यहाँ पे गया क्यों था। यहाँ पे गया था जाम और भबीना से उनके प्रोटेस्ट, उनकी रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। बिकॉज जाम भबीना जो थे वो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल फिगर्स थे। एंड जाम और भबीना का जो माना था क्लोज कनेक्शन था मंगोल्स के साथ। तो हमेशा इसको ये लग रहा था कि अगर मंगोल्स का इन्वेजन होता है तो कहीं ना कहीं स्टेट का इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटायर्स और जो बाउंड्री है वो थ्रेट पे आ जाएगा, वो खतरे पे आ जाएगा। एंड इसी वजह से जाम और भबीना को सप्रेस करने के लिए, उनके पोजीशन को सप्रेस करने के लिए यहाँ पे ये मेजर्स को अपनाया जाता है। इसके बाद री की ज़रूरत पड़ रही होती है तो री भेजा जाता है बाय वज़ीर खाने जहाँ। और इसके बाद जाम और भबीना सबमिट कर देते हैं, नेगोशिएशंस में आते हैं। एंड इवेंचुअली दोनों पीस के पाथ को चूज़ कर लेते हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ सबको भूल जाते हैं, अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। सो इसके बाद भी उसने एक लास्ट अटेम्प्ट लिया होता है कि दौलताबाद हम जाते हैं, दौलताबाद तो कैप्चर करते हैं। बिकॉज दौलताबाद वगैरह सब धीरे धीरे वीक होना क्योंकि सेंट्रल पावर वीक हो रही थी तो वो सारे टूटते चले जा रहे थे। बट एक दिमाग ये आया, एक सोच, एक विचार ये आए कि ये मुस्लिम ब्लडशेड हमें नहीं करना है। और यही आइडिया था जो उसको डिस्करेज करता है। बट स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये एक बहाना था जो उसने दिया। He was incompetent, he was not a warrior, he was not a military tactic commander। और ये बात बिल्कुल सच है कि वो लड़ाई में उसने कोई सक्सेस नहीं पाई। एंड दैट्स द रीज़न वाई जब हम उसके एक्सटेंट को देखते जो मैंने बताया, वो ना ही बढ़ा और ना ही घटा। 2 पॉइंट यहाँ पे फ़ायदेमंद रहा कि कॉन्स्टेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था। एंड सेकेंडली क्योंकि मंगोल्स का इन्वेजन यहाँ पे नहीं हो रहा था, जो पहले के सुल्तान को फेस करना पड़ा, उससे एक अनप्रेसिडेंटेड प्रोस्पेरिटी जो है इस एम्पायर को देखने को मिलता है। और इसका बेनिफिट फिरोज शाह तुगलक को ज़रूर मिलता है। सो दिस वॉज एंड फॉर दिस वीडियो लेक्चर। इसके बाद जो सेकेंड फेज था जहाँ पे वो बाइकआउट बन जाता है, उसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो, कोई भी पॉइंट पे डाउट हो, आप आराम से फील फ्री रिलैक्स एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। आगे के वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखें सो दैट आपको एक कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू मिलेगा। प्रीवियस लेक्चर्स को भी ज़रूर देखें सो दैट कि आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ चीज़ों को एक बेटर वे में कनेक्ट अप कर पाओगे। तो आज का वीडियो सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। पढ़ते रहिए। जय हिंद।